जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उत्तक संवर्धन, और उस उत्तक संवर्धन में हम आपको बताए थे कि पौधा के किसी भाग से जड़ तना एवं पत्तियों से बीभज्योतक को निकाल करके उसको संवर्धन माध्यम में रखकर उससे एक नए पौधे को विकसित करते हैं, और नए पौधे को विकसित करने की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन बोलते हैं। उत्तक संवर्धन जो होता है एक कम समय में पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को विकसित करने का एक तरीका होता है, तकनीक होता है। और जब हम लोग उत्तक संवर्धन के द्वारा कम समय में बड़ी मात्रा में पौधों को क्या करते हैं? विकसित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सूक्ष्म परिवर्धन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो डालना है आपको आज के टॉपिक में वो है सूक्ष्म परिवर्धन। सूक्ष्म परिवर्धन, ये सूक्ष्म परिवर्धन क्या होता है इसको समझिएगा। तो उत्तक संवर्धन जो तकनीक है, उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा बड़ी मात्रा में, एक साथ बड़ी मात्रा में जो पौधे होते हैं उनको उत्पन्न करने की जो विधि है, उस विधि को ही हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म परिवर्धन कहेंगे। सीधा सा मतलब है, लिख सकते हैं उत्तक संवर्धन के द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा एक साथ बड़ी मात्रा में पौधों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म परिवर्धन कहलाता है। सूक्ष्म परिवर्धन कहलाता है। सीधा सा मतलब है उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? प्रयोगशाला में या कहीं पर भी एक साथ बड़ी मात्रा में पौधों को उत्पन्न करते हैं, और उस विधि को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सूक्ष्म परिवर्धन बोलेंगे। अब एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पूछा कि सूक्ष्म परिवर्धन क्या है और इसके लाभ क्या है। तो सूक्ष्म परिवर्धन का डेफिनेशन तो हम आपको बता दिया। अगर इसका लाभ बताएं हम आपको, इसका लाभ क्या होता है? पहला लाभ ये होता है कि इसमें एक साथ बड़ी मात्रा में क्या कर सकते हैं? हम लोग पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। अगर लिखना हो तो इसको सुन के ही लिख सकते हैं कि इस सूक्ष्म परिवर्धन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ बड़ी मात्रा में पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा फायदा होता है कि सूक्ष्म परिवर्धन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आनुवांशिक रूप से जो समान पौधे होते हैं, ठीक है ना, आनुवांशिक रूप से, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये पौधा है तो इसी पौधा से अगर उत्तक लेकर के, ठीक है ना, हम लोग बना रहे हैं, तो ये जो पौधा, इससे जो तैयार पौधा होगा उसका जो आनुवांशिक गुण होगा वो इस पौधा के क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। तो कहने का मतलब है कि इससे उत्तक सूक्ष्म परिवर्धन के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो आनुवांशिक रूप से क्या है? अपने जनक के, अपने पेरेंट्स पौधा के क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। इसी प्रकार से और देख सकते हैं, सूक्ष्म परिवर्धन जो होता है वो एक आसान तरीका होता है, और इसमें हम लोग बीमारी मुक्त, रोग मुक्त पौधों को हम लोग क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं, ठीक है ना। रोग बीमारी रहित पौधों को इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? उत्तक संवर्धन द्वारा एक साथ बड़ी मात्रा में हम लोग पौधों को तैयार कर सकते हैं। दूसरा फायदा है कि ये जो सूक्ष्म परिवर्धन है इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? बीमारी रहित जो पौधा होता है उनको उत्पन्न कर सकते हैं। और सूक्ष्म परिवर्धन जो होता है इससे आनुवांशिक रूप से समान पौधों को क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अभी बताया कि आनुवांशिक रूप से समान पौधे होते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को डालना है समाकुलन। समाकुलन क्या होता है? तो उत्तक संवर्धन के द्वारा जब हम लोग क्या कर रहे हैं? आनुवांशिक रूप से समान पौधे को विकसित कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जो अपने जनक के समान होते हैं, ठीक है ना। जनक का मतलब जिस पौधा के उत्तक से वो विकसित हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनक बोलेंगे। तो ऐसे पौधे जो आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? अपने जनक के समान होते हैं, ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? समाकुलन कहते हैं। और आनुवांशिक रूप से समान पौधों को विकसित करने की जो विधि होती है उसको क्लोनल प्रोपेगेशन कहते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे पौधे जो आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान, आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, उसे समाकुलन कहा जाता है।
समाक्लोन कहा जाता है। और इसी में लिख सकते हैं। अब देखिए समाक्लोन कहा जा रहा है, तो समाक्लोन को हम लोग विकसित करने का जो विधि होगा उस विधि को क्या कहेंगे? क्लोनल प्रोपेगेशन। तथा इसी में लिख सकते हैं तथा अनुवांशिक रूप से समान पौधे को विकसित करने की विधि कुछ क्लोनल प्रोपेगेशन कहलाता है। क्लोनल प्रोपेगेशन कहलाता है। अनुवांशिक रूप से जो समान पौधा होगा उस पौधा को क्या कहेंगे? समाक्लोन कहेंगे। और उस अनुवांशिक रूप से समान पौधा को विकसित करने की जो विधि होगी उस विधि को क्या कहेंगे? क्लोनल प्रोपेगेशन कहेंगे। तो इसको नोट करिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन क्या होता है? जनरली बीज होता है। हम लोग 11th क्लास में स्ट्रक्चर में देखे थे कि इस प्रकार से ये कोटिलिडन है और यहाँ पर इस प्रकार से बताए थे आपको ये जो होता है वो भ्रूण होता है। ठीक है, ये कोटिलिडन, बीजपत्र और बीजपत्र के बीच में ये छोटा सा शिशु पौधा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण जो होता है वो बीज में होता है और इस बीज से इस भ्रूण को निकाल करके इसे किस में रखा जाता है? संवर्धन माध्यम में रखा जाता है। और उसी संवर्धन माध्यम में इसका क्या होता है? वृद्धि किया जाता है, इसका विकास कराया जाता है या इससे नया पौधा विकसित किया जाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? भ्रूण संवर्धन कहेंगे। तो छोटा सा है, ज़्यादा इसको लिख सकते हैं कि किसी बीज से भ्रूण को निकालकर उसे संवर्धन माध्यम में रखकर नए पौधे को विकसित करने की विधि क्या कहलाएगा? भ्रूण संवर्धन कहलाता है। सीधा सा किसी भी बीज से भ्रूण को निकालिए, उसको संवर्धन माध्यम में रखिए और उससे जब नया पौधा विकसित होगा तो उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूण संवर्धन बोलेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है कायिक संकरण। इसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है? तो दो अलग अलग जो प्रजाति के पौधे होते हैं उन प्रजाति के पौधे को हम लोग क्या करते हैं? उसका प्रोटोप्लास्ट जो साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव होता है, उसको अलग करते हैं और उसको आपस में फ्यूज करके संकर प्रोटोप्लास्ट तैयार करते हैं। और उस संकर प्रोटोप्लास्ट को हम लोग क्या करते हैं? उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा उससे नए पौधा का जब विकास करते हैं तो उसी को हम लोग कायिक संकरण कहते हैं। इसको समझाएंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं। लिख सकते हैं दो विभिन्न प्रजातियों के पौधे से प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसको बोल रहे हैं? जीव द्रव को बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। इसमें लिख सकते हैं जिनमें वांछित गुण, बेहतर गुण मौजूद होते हैं, उन्हें अलग कर उनसे क्या किया जाता है? सबसे पहले संकर प्रोटोप्लाज्म विकसित किया जाता है। संकर प्रोटोप्लाज्म विकसित किया जाता है तथा इसे
इस संकर प्रोटोप्लाज्म से प्लाज्म का ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा, इस संकर प्रोटोप्लाज्म से कह सकते हैं, संकर प्रोटोप्लाज्म से ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा नए पौधे को विकसित करने की विधि, नए पौधे को विकसित करने की विधि क्या कहलाएगा? कायिक संकरण कहलाता है, कायिक संकरण कहलाता है। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कायिक संकरण क्या होता है और ये कैसे कराया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो अलग अलग प्रजाति के पौधा लेते हैं जिनके बीच में हमको कायिक संकरण कराना है और उनका जो कोशिका होता है उसको अलग करते हैं और कोशिका से जीव द्रव को अलग करते हैं। फिर दोनों कोशिकाओं के जीव द्रव को आपस में क्या कराते हैं, फ्यूज कराते हैं, तो उससे संकर किस्म का जीव द्रव तैयार होता है और उस संकर किस्म के जीव द्रव वाले को हम लोग संवर्धन माध्यम रखते हैं, या कह सकते हैं कि ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा उसको विभाजित करा के उससे नए पौधों को हम लोग क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक संकलन। तो पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसके बाद उसको समझाते हैं ये कैसे किया जाता है। देखिए, तो अलग अलग पौधा प्रजाति एक ले लेते हैं, प्रजाति ए, और ये प्रजाति ए जो है मान लेते हैं टमाटर है, टमाटर का प्रजाति है, और दूसरा मान लेते हैं प्रजाति बी, और ये जो है ये है आलू। ठीक, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, कोशिका को अलग करेंगे। तो यहाँ से कोशिका को अलग कर लेते हैं। ये जो इसका कोशिका है ये मान लेते हैं, ये टमाटर का कोशिका हम लोग क्या किए, अलग कर लिए। थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसका कोशिका है ये, और आलू का ये कोशिका मान लेते हैं ये इस प्रकार। ये दो अलग अलग प्रजाति के पौधों के हम लोग क्या करते हैं, पहले कोशिका को अलग करते हैं। अब अगर ये बात करें ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहर वाला जो भित्ति होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। भित्ति है ये कोशिका भित्ति। इसके अंदर वाला ये जो जीव द्रव है इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या है, केंद्रक है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होगा, ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, ये प्रोटोप्लाज्म, और ये जो है इसको बोलेंगे केंद्रक। अब इसको क्या करते हैं, इसमें से हमको क्या करना है, प्रोटोप्लाज्म को अलग करना है। तो अब इसमें ये कोशिका भित्ति है, तो ये कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा। तो कोशिका भित्ति को हटाने के लिए ऐसे हम लोग एंजाइम का प्रयोग करेंगे जो कोशिका भित्ति का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा यहाँ पर एंजाइम वाला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम रखते हैं पेक्टिनेज। पेक्टिनेज जो प्रोटीन का पाचन करेगा, या उसी में से सेल्यूलोज रख सकते हैं, सेल्यूलेज। ये पेक्टिनेज और सेल्यूलेज है, यहीं पर रख सकते हैं। दूसरा पेक्टिनेज, इस पर भी वही एंजाइम होगा, पेक्टिनेज होगा, और ये क्या रख सकते हैं, सेल्यूलेज। ये एंजाइम का काम क्या है, ये कोशिका के चारों ओर जो उपस्थित कोशिका भित्ति है उसका पाचन कर जाएगा। और जब कोशिका भित्ति का पाचन होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको कोशिका भित्ति दिखाई देने लगेगा, बचा हुआ कोशिका भित्ति। इसी प्रकार से ये इसका भी हो जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं दोनों को। अब ये दिखा, इसका मतलब ये है कि इस कोशिका का क्या हो गया है, पाचन हो गया है कोशिका भित्ति का। तो कोशिका भित्ति का जब पाचन हुआ तो सिर्फ कौन बचा, ये अंदर का जीव द्रव बचा और ये केंद्रक बचा। अब इसका क्या कराएंगे, फ्यूजन। इसका फ्यूजन कराते हैं। फ्यूजन कराने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या प्रयोग करेंगे, तो एक होता है कैल्शियम +2 आयन का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है PEG, ये इम्पोर्टेंट है, PEG। PEG का मतलब होता है
पॉली इथाइल ग्लाइकोल। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो PEG का मतलब क्या होता है? पॉली इथाइल ग्लाइकोल होता है, इसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, और इन तीन चीज़ों के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो अलग किया हुआ प्रोटोप्लास्ट है उसको फ्यूज कराते हैं। तो फ्यूज कराइए, इसको कैसे फ्यूज कराएंगे इस तरह से, देखिए ये एक तरह से मान लेते हैं टोमेटो वाला है, तो दूसरा तरफ से किसका वाला हो जाएगा फ्यूज होने के बाद? आलू वाला। और दोनों के फ्यूजन से इस प्रकार से एक हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म विकसित होगा। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संकर प्रोटोप्लाज्म, संकर प्रोटोप्लाज्म, दोनों के फ्यूजन से बना। अब इसके बाद इसका क्या कराते हैं? उत्तक संवर्धन कराते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं उत्तक संवर्धन। और उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा क्या होता है? ऐसा पौधा विकसित होगा, ये मानते हैं मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर क्या होंगे? ऐसे पौधे होंगे जिनमें नीचे आलू बनेगा और ऊपर जो है पौधा में क्या बनेगा? टोमेटो। ये मान लेते हैं ऊपर का जो भाग है, मिट्टी के ऊपर जो रहता है, तो मिट्टी के ऊपर कौन बनता है? टोमेटो। तो ये एक ही ऐसा पौधा है जिसमें आलू और टमाटर दोनों निकल रहा, लग रहा है, दोनों फसल तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे हाइब्रिड पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? टमाटर। और किससे बना हुआ है? आलू से। तो टमाटर का टोमेटो होता है और आलू का होता है पोटैटो, तो इसको पूरा नाम होता है पोमैटो। ये जो पौधा है इसका नाम है पोमैटो। पोटैटो प्लस टोमेटो इज इक्वल टू पोमैटो। इस पौधा में क्या होगा? ऊपर की ओर टमाटर फरेगा और नीचे मिट्टी में क्या होगा? आलू। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे पौधों को हम लोग क्या करते हैं? किसके द्वारा? कायिक संकरण के द्वारा तैयार करते हैं। ये भी पोमैटो जो है ये भी एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल के। तो उस पिछले साल के क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो आपको ये भी पोमैटो भी मिलेगा। और ये PEG भी इम्पोर्टेंट है। तो सब इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले संकर किस्म में हम आपको बताया कि दो अलग अलग प्रजाति के ऐसे पौधे जिनमें वांछित गुण मौजूद होता है, उनके प्रोटोप्लाज्म को, कोशिका को क्या करते हैं? अलग करते हैं। फिर कोशिका में कोशिका भित्ति जो है उसका पाचन कराते हैं। और उसका पाचन कराने के लिए हम लोग पेक्टिनेज या सेलुलोज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ये पेक्टिनेज या सेलुलोज एंजाइम जो है तो कोशिकाओं के बाहर उपस्थित जो कोशिका भित्ति होता है उसका पाचन कर जाता है। और जैसे उसका पाचन होगा तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर दोनों अलग अलग प्रजाति की कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन कराते हैं। और फ्यूजन के लिए हम लोग कैल्शियम+2 पॉली इथाइल ग्लाइकोल PEG और किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जब उनका फ्यूजन कराते हैं तो एक संकर प्रोटोप्लाज्म, हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। उसके बाद उसको हम लोग क्या कराते हैं? उत्तक संवर्धन कराते हैं। और उत्तक संवर्धन से एक पौधा विकसित होता है। उस पौधा में, एक ही पौधा में उस ऊपर की ओर क्या होता है? टमाटर फैलता है और नीचे की ओर क्या फैलता है? आलू। तो ये जो टमाटर और आलू एक ही पौधा बन रहा है, इस एक पौधा को हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों को मिला करके पोटैटो प्लस टोमेटो क्या बोलते हैं? पोमैटो कहते हैं। ये है संकर किस्म के। अब इसके बाद पढ़ना है संकर किस्म से लाभ है, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहले इसको छापिए। देखिए, कायिक संकरण से लाभ, इस लाभ को आप लोग सूक्ष्म परिवर्धन से लाभ में भी लिख सकते हैं। तो दोनों में सेम ही जाएगा। क्या है? देखिए, कह रहा है कि इस विधि द्वारा कम समय में अनेक पौधे को विकसित किया जाता है। कह रहा है कि ये जो कायिक प्रवर्धन है या सूक्ष्म परिवर्धन है, इस विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कम समय में बड़ी मात्रा में पौधों को क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। दूसरा जो विधि है वो ये कह रहा है कि इस विधि से रोग मुक्त पौधा क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें बीमारी ना हो, बीमारी रहित पौधे को तैयार करने के लिए हम लोग सूक्ष्म परिवर्धन या कायिक संकरण जैसे या उत्तक संवर्धन जैसे तकनीक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इस विधि से महंगे बीज वाले पौधे को तैयार किया जाता है। ऐसे बीज भी होते हैं जिनको खरीदना मुश्किल होता है, तो ऐसे बीज वाले पौधे को
अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए कायिक संकरण या सूक्ष्म परिवर्धन या उत्तक संवर्धन जो होता है वो एक बेहतर तकनीक होता है। वही कह रहा है कि इस विधि से महंगे बीज वाले पौधे को हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका उपयोग जो है वो जनन द्रव संग्रहण के लिए किया जाता है। जनन द्रव संग्रहण का मतलब है कि ऐसे पौधे जिनमें वांछित गुण मौजूद होते हैं उनके जीनों का संवहन जो हम लोग क्या करते हैं, उनका संग्रहण करते हैं। तो वांछित गुण वाले पौधों के जीनों के संग्रहण को हम लोग बोलते हैं जनन द्रव संग्रहण। और उस संग्रहण में भी सहायता आपको कौन करेगा, कायिक संकरण करेगा। और आखिरी पॉइंट कर रहा है कि इसका प्रयोग जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है कि एक पौधे का विकास किससे हुआ है उसके अध्ययन के बारे में कौन सहायता करेगा, आपको कायिक संकरण करेगा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर 9 है वो क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर 10। तो इससे पहले आपको क्या कर लेना है कि इसका इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है जो होने लायक है उस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चैप्टर हम लोग चैप्टर 10 देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए।